है हाँ बाद में करते हैं वर्क पावर सबसे पहली बात आती है कि वर्क क्या चीज है, तो उससे भी पहले होता है एनर्जी क्या चीज है। एनर्जी को बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, हाँ है ना? आई बात समझे? एनर्जी कई बार वर्क नहीं भी करती, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वर्क कहाँ हुआ? तो ठीक है, एनर्जी कर सकती है वर्क, पर एनर्जी और भी कुछ कर सकती है, बहुत सी चीज कर सकती है एनर्जी। और ये एक फंडामेंटल चीज है, बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें ओनली इसको डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल काम है कि व्हाट इज एनर्जी। जैसे सन से एनर्जी आ रही है, अब सन तो एनर्जी नहीं है लेकिन एनर्जी आ रही है, तो एक बहुत फंडामेंटल चीज है। जैसे मैं बोलता हूँ डिस्टेंस है या लेंथ, बहुत ही फंडामेंटल चीज है, हाँ या ना? अब मैं बोलूँ लेंथ को डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करो? वो तो डिस्टेंस हो गया ना, मैं लेंथ बोल रहा हूँ। मैंने बोला बहुत ही फंडामेंटल चीज है जिसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल काम है, हाँ या ना? अब मैंने इतनी फंडामेंटल चीज है ना जिसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। वैसे एनर्जी भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। हम कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, बोल देते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो, या मैं बोलता हूँ कि किसी चीज के अंदर इनहेरेंट विगर है, ठीक है, जैसे किसी का टेम्परेचर ज्यादा है तो बोलेंगे इसकी एनर्जी ज्यादा है। बात समझ में आ गई? अब मैं वर्क की बात करता हूँ। वर्क इज वन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ध्यान से समझना, लिखना बाद में। वर्क इज वन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मोक्ष लिख रहा है एनर्जी का मतलब है शक्ति। तो पावर एनर्जी देखो, अरे भाई राजा, तो मैंने क्या कहा, वर्क, जो वर्क है वन इज मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और फिजिक्स में जो वर्क है, वर्क को ऐसे डिफाइन किया है फिजिक्स में, वर्क जहां पे एफ क्या फोर्स और डी आर क्या है डिस्प्लेसमेंट, है ठीक है। अब तुम्हें एक चीज पता है, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ का मैग्नीट्यूड डी आर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो बताओ वर्क पॉजिटिव हो सकता है? कब होगा वर्क पॉजिटिव? ग्रेटर देन जीरो कब होगा? जब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या हो? एक्यूट हो। एंगल क्या हो? एक्यूट हो। एंगल एक्यूट हो। वर्क लेस देन जीरो कब होगा? एंगल क्या हो? ऑब्ट्यूज हो। वर्क जीरो कब होगा? या तो फोर्स जीरो या डिस्प्लेसमेंट जीरो या फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। इन सारे केसेस में वर्क जीरो होगा। मैं तो बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? पहला केस, मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगे पर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो। ऐसा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जीरो और फोर्स लग रहा हो ए, फोर्स नहीं लग रहा हो डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, ऐसा हो सकता है? होता ही है। न्यूटन फर्स्ट लॉ यही तो कहता है, जब किसी चीज पे कोई फोर्स ना लगे या तो वो रुकी रहेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती तो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है। तो उस केस में वर्क डन क्या है?
0 है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट है लेकिन फोर्स 0 है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों परपेंडिकुलर हो, है ना? जैसे सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखोगे तो एक्सेलरेशन इधर होता है ना, तो फोर्स भी इधर लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हर मोमेंट पे इसके परपेंडिकुलर ही होता है, तो वर्क डन क्या होता है इसके कारण? 0। इतनी बात है या नहीं? इसका मतलब वर्क कितने तरीके से होता है। अब बात आती है कि पॉजिटिव वर्क कब होगा, और पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है। मैं एक चीज कहता हूं तुम्हें, मेरे को एक बात का जवाब दो कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसके ऊपर यहाँ पे एक मास है 2 kg, इधर मैंने फोर्स लगाया 4 न्यूटन का। मैं कहता हूं ये जब यहाँ से 9 मीटर आगे चला जाए, इस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी? नहीं पूछ रहा था। काइनेमेटिक्स तुमने पढ़ ली है, काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हो तुम, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? यार बता दो। 2 होगा इसका एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस टाइम पे वेलोसिटी 0 मान के चलो शुरुआत में, u इज इक्वल टू 0, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as आ जाएगा, आया ना? क्या आ जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू 2 a की जगह क्या आ जाएगा? 2 और s की जगह क्या आ जाएगा? 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 v स्क्वायर, तो v कितना आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड, आया ना? तो इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड कितनी देर में हो जाएगी? 3 सेकंड में। हर एक सेकंड में 2 2 2 इंक्रीज होगी, तो तुम बोलोगे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। तुमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाया? काइनेमेटिक्स है ना? काइनेमेटिक्स ही लगाया। मैं इसको दूसरे तरीके से करना चाहूंगा, वर्क कैलकुलेट करना चाहूंगा। ये बताओ फोर्स कितना लग रहा है इससे, और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? वर्क पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? अगर देखो वर्क कितना आ रहा है, फोर्स कितना है 4, डिस्प्लेसमेंट कितना है 9, तो टोटल वर्क कितना आ गया? यूनिट क्या होती है? जूल। आया ना? मैं अभी इतनी फंडामेंटल बात भी नहीं बता रहा, भी यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल बताएंगे तुम्हें, आया ना? तो वर्क कितना हुआ? शुरुआत में इसकी एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0। तो ये वर्क डन कैसा है, इसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है ना, तो अगर ये वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है तो इसकी मतलब इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। शुरुआत में 0 थी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी? हाफ mv स्क्वायर, और वो किसके बराबर होनी चाहिए? 36 जूल के बराबर होनी चाहिए। मास कितना है, तो 2 पुट करूंगा, 2 से 2 गायब हो जाएगा, तो v स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 36, तो v किसके बराबर आ गया? तो यार बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही सॉल्व हो गया आता है। ये काइनेमेटिक्स से किया, ये वर्क एनर्जी से किया, है ना? तो क्लियर दिखाई दे रहा है, वर्क पॉजिटिव होने का मतलब एनर्जी दे रहा है सिस्टम, है ना? वर्क पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? एनर्जी दे रहा है सिस्टम को। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। अभी एक साथ लिखना, एक साथ लिखना, मैं सच समझा रहा हूँ, ये लिखने की बात नहीं है वैसे, पर लिखना चाहो तो लिख लेना। मान लो एक बॉल है, इसको ऊपर फेंका, मास इसका 2 kg, इसको ऊपर फेंका मान लो मैंने 40 मीटर पर सेकंड से, किस वेलोसिटी से फेंका? 40 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया इसको। जब ये यहां से 60 मीटर ऊपर पहुंचे, तब आपको इसकी वेलोसिटी बता देंगे। बात समझ गई? फिर से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as लगाओगे, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v स्क्वायर निकालना है, u स्क्वायर कितना है? 1600, 40 का स्क्वायर क्या है?
हाँ है ना, इसको यूज लिख दो इनिशियल वेलोसिटी। 2 एक्सेलरेशन नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो ये भी तो डॉट प्रोडक्ट ही होता था, तो ये माइनस ही आएगा, आया ना, माइनस ए की जगह क्या लिखोगे 10, एक्सेलरेशन यही है, और एच कितना है, ये कितना आ गया 6 टू द माइनस 1200 v स्क्वायर माइनस 1600, इधर आएगा क्या आ जाएगा v स्क्वायर किसके बराबर आएगा 400, तो v किसके बराबर आएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये किससे पता चला तुम्हें, काइनेमेटिक्स से पता चला, हाँ या ना। एक बार बताओ, इसमें नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो जरा बताओ वर्क कितना और हो रहा होगा इससे, वर्क फोर्स तो नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, दोनों के बीच क्या करोगे cos 180 आ जाएगा, तो क्या आएगा -1, तो कितना आ जाएगा वर्क -20 इंटू 60 कितना आ जाएगा -1200 जूल। अब नेगेटिव वर्क है, पॉजिटिव वर्क मतलब एनर्जी देना है, तो नेगेटिव वर्क मतलब शुरुआत में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ m और v स्क्वायर कितना आएगा 4 4 जा 16, ये आएगी, तो शुरुआत में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 1600 जूल थी इसकी शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी, हाँ है ना। तो अगर शुरुआत में इसकी काइनेटिक एनर्जी 1600 जूल थी, तो ग्रेविटी ने इसको एनर्जी दी है या इससे एनर्जी ले ली है, कितनी ले ली 1200, तो बची कितनी इसके पास 400 बची, नेगेटिव वर्क का मतलब क्या, सिस्टम से एनर्जी ले ली, तो अब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बचेगी इसके पास वो कितनी बचेगी 400, भाई पहले 1600 थी, ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क किया तो कितनी एनर्जी ले ली इससे 1200, तो बची कितनी, इसको कर दो हाफ एम स्क्वायर के बराबर, मेरे हिसाब से ये 2 kg आएगा, 2 से 2 तो v कितना आ गया, क्या सेम आंसर आ रहा है, क्या सेम आंसर आ रहा है। इसे एक चीज देख के पता चल रही है कि न्यूटन लॉज ऑफ ये सॉरी वर्क पावर एनर्जी है ना, ये काइनेमेटिक्स एनएलएम का एक्सटेंशन है, उसी चीज को बताता है लेकिन डिफरेंट स्टाइल से। मतलब वर्क पावर एनर्जी क्या करता है, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है ना उसको आसान तरीके से सॉल्व करने का तरीका बताता है, क्या बात समझ में आई, एंड इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड काइनेमेटिक्स, क्या बात समझ में आती। अगर मान लो मैं वर्क की डेफिनेशन पॉजिटिव नेगेटिव वाली नहीं बनाता, तो आप सोचो आपकी काइनेमेटिक्स इसके साथ कंसिस्टेंट ही नहीं रहती, आया। अब सुनो मैं ये बात कहता हूँ, वर्क इज वन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर इधर से इधर भी हो सकती है और इधर से इधर भी हो सकती है ना, तो वर्क क्या चीज है वन ऑफ द, तो मैंने देखो ध्यान से सुनो क्या बोला, इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मैंने ये नहीं बोला इट इज द ओनली मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जैसे मान लो तुमने एक वेसल रखा, वेसल के अंदर पानी डाल दो, उसको बर्नर पे रख दिया, पानी धीरे धीरे गर्म होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सॉरी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी पानी की। वर्क किसने किया, हीट ने वर्क किया, तो हीट ने फोर्स लगाया, तो जब फोर्स लगाया तो वो जो वेसल था वो ऊपर चला जाना चाहिए था, तो डिस्प्लेसमेंट भी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया मेरे को, जो वेसल था वैसे थोड़ी है, बर्नर पे रख दो तो ऊपर चला जाता, फिर पानी गर्म होता है, फिर वो नीचे आता है, ऐसा होता है। इस केस में कोई फोर्स नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है पानी को दैट इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम क्या बोलते हैं हीट, उसको क्या बोलते हैं हीट। तो इसका मतलब हीट भी तो एक मेथड है ना एनर्जी को ट्रांसफर करने का, हाँ है ना।
हीट भी तो एक मेथड है ना एनर्जी को ट्रांसफर करने का। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, वर्क इज वन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इससे हम लोग और भी मेथड एनर्जी ट्रांसफर करने के, हाँ है ना। तो हम स्पेसिफिकली किसको पढ़ रहे हैं, वर्क को पढ़ रहे हैं। वर्क कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। मेरे हिसाब से तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, वर्क क्या चीज है, एक ब्रॉडर डेफिनेशन दिमाग में बैठ गई है ना। लिखो, वर्क इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। It is one of the method of transfer of energy. जिसपे पॉजिटिव वर्क होगा, समझ गए। फिर डेफिनेशन ये लिख लो, फिर ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो। इसके आगे क्या लिखोगे, when work is positive energy of the system increases, work is negative energy of the system decreases, work is zero, no change in energy। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। फिर एक एग्जांपल ये लिख लो, एक एग्जांपल ये लिख लो, और फिर मजे करो आराम से, आगे का पढ़ाई हैं। अब देखो एक और बात समझो, मान लो ये ब्लॉक है, मास है इसका 2 kg, ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है 24 न्यूटन और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, दैट इज 20 न्यूटन। ये बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। जब ये यहां से 16 मीटर ऊपर चला जाए, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 8 होगी। अब तुम कर सकते हो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी होगी 8 मीटर पर सेकंड। क्या लॉजिक समझ में आ गया। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं तो आएगी। अब एक बार बताओ, टेंशन इस पे कैसा वर्क कर रही है, दो फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, कौन कौन से, एक टेंशन लग रही है, एक एनर्जी लग रही है। टेंशन के कारण इस पे वर्क क्या होगा, वर्क डेल बाय टेंशन। टेंशन वर्क क्या कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है। क्यों, फोर्स के ऊपर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0। तो वर्क कितना आ जाएगा, फोर्स कितना लग रहा है 24 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 16, कितना आ जाएगा, सच बताओ 384। मैं सीधा तरीका बता दूं, 16 दूनी 32, 320, 16 चौका 48, 320 में ना, 16 चौका 64, 384। आई बात समझे, ऐसे कर लिया ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो ये बात आएगा पॉजिटिव है ना। ग्रेविटी कैसा वर्क कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्यों फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो कितना वर्क होगा, माइनस 320। अब देखो एक फोर्स इसकी एनर्जी बढ़ा रहा है, कौन सा, और एक फोर्स इसकी एनर्जी घटा रहा है, कौन सा। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, नेट वर्क डन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय टेंशन कितना आ जाएगा, प्लस 64 आ रहा है। तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी, तो नेट वर्क डन इस पे पॉजिटिव हो गया। ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी है ना, हाफ
m इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 64। तो v किसके बराबर आ गया? ये लो आंसर पावर। तो इससे एक चीज पता चल गई, आप कैसे निकालोगे किसी की भी एनर्जी। भाई अगर किसी चीज में 5 फोर्सेस लग रहे हैं तो जरूरी नहीं है हर एक फोर्स एनर्जी बढ़ा ही रहा होगा। हो सकता है 3 बढ़ा रहे हो और 2 घटा रहे हो सकता है 5 के 5 बढ़ा रहे हो। मेरी बात समझ में आ गई है? तो कभी भी किसी सिस्टम की एनर्जी निकालनी है तो क्या देखना पड़ेगा, कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं, उन हर एक के कारण वर्क निकालना पड़ेगा और फिर उन सबका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तब पता चलेगा कि उसकी एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है। बेटा जल्दी करो यार। ऑनलाइन वाले तो खुलेंगे, मिटा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। No thanks. यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आज सुबह फैन चल गया था इसलिए रखे हुए फिर छोड़ दो। उधर वाईफाई लगाया था ना तो स्विच ऑन हो गया था। हाँ तो वहां से स्विच ऑन कर रहे इससे पंखे चल गए थे सारे फिर से। सुनो यहाँ पे देखो, ये बताओ यहाँ तक तो समझ में आ गया ना तुम्हें? देखो अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो मेरे पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा। पढ़ा पढ़ा के दिमाग खराब हो गया तुम्हें, मतलब आज भी फ्रिक्शन मेरे पीछे लगा देगा। और जब सिखाया था तुम्हें तब भी बोला फ्रिक्शन के लेक्चर देख लेना। तो आप आगे जाने के लिए जमीन पे किधर फोर्स लगाते हो, तो जमीन किधर लगाएगी तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। तो आप आगे जा रहे हो तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है तुम पे, ठीक है। तो जब आप आगे जा रहे हो तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है आपने, आगे, और डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसा आएगा, तो पॉजिटिव मींस फ्रिक्शन लगा रहा है कौन है, ग्राउंड,
ग्राउंड, तो इसका मतलब ग्राउंड एनर्जी में ट्रांसफर कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है। तो फिर ये तो बड़ा सही काम। मान लो जैसे तुम थक जाओ, तुम दौड़ना शुरू कर दो, ग्राउंड एनर्जी तुम्हें ट्रांसफर कर देगा। जैसे किसी को एनर्जी कम लगती, दौड़ लगाओ, बीमार है दौड़ लगाओ, क्या हो एनर्जी चाहिए, तो ड्रिप लगाने की जरूरत क्या है, बंदे को बोलो भाई दौड़ के आ, धरती माता एनर्जी देगी तेरे को। पहले तो फ्रिक्शन के लेक्चर देखो वापिस, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। फिर से तू वैसी बातें करने लग गया जैसे कभी फ्रिक्शन जिंदगी में पढ़ा ली है। मेरे को कह रहे सर फ्रिक्शन तो लेकिन अपोजिंग फोर्स होती है। मैंने तो ये भी सिखाया कि फ्रिक्शन कई बार चलाती है चीज को। किताब के ऊपर ब्लॉक रखा था और चलाया था, मैंने बोला ऊपर वाले को कौन चला रहा है, फ्रिक्शन चला रहा है, तो अपोज क्या कर रही है मोशन को। इसलिए कह रहा हूँ फिर से लेक्चर देख लेना। तो मैंने ये कहा, तो फ्रिक्शन कैसा वर्क कर रहा था आपके अकॉर्डिंग, पॉजिटिव। और जिसने ये भी सोच लिया वो तो पहले ही गलत कर लिया कि फोर्स पीछे लग रहा है डिस्प्ले, वो तो नेगेटिव। आंसर दोनों ही नहीं, आंसर है जीरो। आंसर क्या है, जीरो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, जीरो। इसको समझने के लिए वर्क की जो डेफिनेशन है F डॉट डी आर, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ये मान लो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो R वेक्टर जो है ना, R वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। R वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ, जहां पे फोर्स लग रहा है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। बस में ये नहीं। और dr क्या चीज है, dr है डिस्प्लेसमेंट, कहां पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज वर्क। तो मैं सीधा बोलूं तुम्हें, dr वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो r वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या बात नहीं आई समझ में। मैंने ये कहा जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, आर वेक्टर तो उसका पोजीशन वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट जहां पे देखना है वो कहां देखना है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। अब इसको ऐसे समझो, जब मैं यूं चल रहा हूं, मान लो मैं यूं चल रहा हूं, यूं चल रहा हूं, है ना, तो उस वक्त क्या कर रहा हूं, जैसे मैं चल रहा हूं तो ये पांव तो रुका हुआ है, ये पांव हवा में उठा और ये आगे गया, है ना। तो ऑनलाइन वाले तुम ये देखो, जैसे ये चल रहा हूं, इसको देखो, जैसे मैं यूं चल रहा हूं, तो जब ये पांव हवा में उठ के आगे जा रहा है तो इस पे फोर्स कहां लगा रहा है, फ्रिक्शन कहां लग रहा है, इस पे कहीं नहीं। क्यों, ये तो ग्राउंड के टच ही नहीं हो रहा। तो जब ग्राउंड के टच ही नहीं हो रहा तो डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है, लेकिन ये ग्राउंड जिस पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा। और जिस पे जो ग्राउंड पे टच है उस पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो वो कहां जा रहा है, तो बेचारा वहीं रुका होगा उस टाइम पे जब ये पांव आगे जा रहा है। तो उस पे फ्रिक्शन लग रहा है लेकिन उस पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, हाँ या ना। तो जब भी आप वर्क कैलकुलेट करोगे मेरे ऊपर, तो आपको ये देखना कि जहां पे जो फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखना। तो जब मैं चल रहा हूं तो जब इस पे फ्रिक्शन लगने लगा तो ये पांव ऊपर उठ गया, ये वाला पांव आगे चला गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस पे फ्रिक्शन नहीं लगा। और बेचारे जिस पे फ्रिक्शन लगा उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, हाँ या ना। तो तुम खुद सोच लो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। इसीलिए तुम खाना खाते हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट अलग है, वो भी समझा दूंगा, चिंता मत कर, तेरे मून वॉक में बता दूंगा। चलो मैं कह रहा हूँ बेटा जब यूं चलोगे
तो जो पाँव नीचे टिका हुआ है ना उस पे फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन उस पॉइंट पे पाँव थोड़ी स्लिप कर रहा है, तो वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो उस पे वर्क डन 0 है। और जो पाँव उठ के आगे जा रहा है वो ग्राउंड के टच ही नहीं है, और जो पाँव ग्राउंड के टच नहीं है उस पे फ्रिक्शन लग नहीं रहा क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो वहां पे फोर्स नहीं लग रहा लेकिन डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन 0 है। तो यही तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, वर्क कब 0 हो सकता है, या तो फोर्स 0 और डिस्प्लेसमेंट हो, या डिस्प्लेसमेंट हो और फोर्स 0, या दोनों के बीच में 90 डिग्री है। अभी भी नहीं ये बात समझ स्नेहा? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल ली उस केस में। तो मैं नहीं थोड़ी कहा, मैं तो मेरे चलने वाले कॉन्टेक्स्ट में बात बता रहा हूँ। हैं कैसे? मतलब एक बार बता, अगर ऐसे ही चल रहा है तेरे को तो दो हमेशा ऐसे ही चलता है क्या? तो दोनों पाँव एक साथ चलाता है? अब सुनो, अपने पास मैंने क्या कहा, अपने पास जिसे बोलते हैं ना जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं उसकी कमी नहीं है। उधर एक का में से ऐसा जो लंगड़ा होता है उसपे तो फ्रिक्शन की वजह से ही वर्क होगा। वाह बेटा, लंगड़े की भी बात बता रहा हूँ, तो चिंता मत कर। सुनो, मान लो मैं ग्राउंड से जंप करता हूँ तो मैं ऊपर चला गया ना, तो मेरे पे नॉर्मल लगा होगा। नॉर्मल ने क्या वर्क किया? पॉजिटिव, नेगेटिव या 0? और लॉजिक बताओ। अब सुनो, ध्यान से समझो, मैं लॉजिक बता रहा हूँ। जब आप ये जंप करोगे तो जब तक आप पे नॉर्मल लग रहा था, तो जहां नॉर्मल लग रहा था वह डिस्प्लेसमेंट हुआ था क्या? और जैसे ग्राउंड से सेपरेट हो गए तो उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट होने लगे, लेकिन अब नॉर्मल गायब हो गया क्योंकि कांटेक्ट फोर्स है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा? बस 0 है। तो लंगड़ा भी तो बेचारा यही करता है, नॉर्मल को यूज करके जंप करता है, उसको जो एनर्जी मिल रही है उसके लिए तुम खाना खाते हो। जरूरी नहीं है चलाने के लिए फोर्स एक्सटर्नल चाहिए, एनर्जी इंटरनल चल सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? हैं? अभी तो वापिस बोल। उस केस पे वर्क डन 0 होगा, फिर तो वो चला ही नहीं होगा। क्यों नहीं चला होगा यार? वापिस वही बात। तो एक बार बता, अगर मैं बोल रहा हूँ फ्रिक्शन ही धरती माता ये एनर्जी देने लग जाए, खाना खाने की क्या जरूरत है भाई? इतनी देर से समझा क्या रहा हूँ? तो मतलब कंगारू तो फिर रुकेगा ही नहीं, वहां से ऑस्ट्रेलिया से दौड़ता दौड़ता तो यहाँ जाएगा, वो भी थक के बैठता होगा। तो खाना इसीलिए खा रहा है तू। तो मैं यही कह रहा हूँ कि चलाने के लिए फोर्स एक्सटर्नल होना चाहिए, इंटरनल फोर्स से बंदा नहीं चल पाएगा, लेकिन एनर्जी इंटरनल से काम चलेगा। आई बात समझे? तो आप चलते हो तो आप अपनी एनर्जी खर्च करते हो, ऐसे आप सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते ऊपर जाते हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ग्रेविटी ने तो नेगेटिव वर्क किया, तो ग्रेविटी ने तो एनर्जी बढ़ाई, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसने बढ़ाई? आप बोलोगे नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे आप सीढ़ियों पे चढ़ते हो उसका कॉन्सेप्ट समझो। सीढ़ियों पे चढ़ते कैसे हो? एक पाँव इस सीढ़ी पे रख दिया, दूसरा उठाते हो, अब जो पाँव उठा के आप ऊपर लेकर जा रहे हो उस पे तो नॉर्मल लग ही नहीं रहा ना यार, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, पर उस पे नॉर्मल नहीं लग रहा, और जहां नॉर्मल लग रहा वो तो उठा ही नहीं उस टाइम पे, तो ये रख दिया, अब इस पे नॉर्मल लगने लग गया, लेकिन अब इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ, जब इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इस पे नॉर्मल नहीं था। अभी भी नहीं बात समझे? आगे बात सुनिए। हाँ बोल। हाँ हाँ, तभी तो तू रुक गया, तभी तो तू रुक गया। इंटरनल एनर्जी ने तेरी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ा दी, लेकिन इवेंचुअली तू रुक भी गया, तो किसने तेरी एनर्जी ले ली? किसने ली? ग्रेविटेशनल फोर्स ने एनर्जी ले ली।
एकदम से थोड़ी देर के लिए तो हम उसको सीखते हैं तो उस डिस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट तो होने लगा। यार तेरे पास एनर्जी है, मेरे को ये बता, तेरे पास एनर्जी है, तू चाहे उसको वैसे खर्च कर दे, तो ताली बजा बजा के खर्च कर दे तेरी एनर्जी सुबह से शाम तक, किसने बोला है तेरे को? तो ऐसे तू पावर रगड़ रगड़ के एनर्जी खर्च कर दे पूरे दिन के अंदर। यार एफिशिएंट वे चाहिए ना तेरे को, फ्रिक्शन का क्या मतलब है? हाँ तो ऐसे ही होता है। और चल एक बार बता, बस चलती है ना? कौन चलाता है उसको? फोर्स कौन होता है चलाने वाला? एमजी चलाता है। अच्छा पैर चलाता है, थप्पड़ मारो खींच। ऐसे जवाब दे रहे जैसे एकदम गंवा रहा है हो, थोड़ा सा यार सेंस वाला जवाब दे। फ्रिक्शन चलाता है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे गाड़ी चलती नहीं है। आपको पता है जहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है गाड़ी अटक जाती है, फंस जाती है ना, जैसे आइस पे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जैसे रैशनल थिंकिंग दे, ठीक है, ऐसे आर्ट्स वाले बच्चे की तरह जवाब मत दे तुम। अभी उसका जवाब दे दो, हाँ खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो उसको फोर्स एक्सटर्नल चाहिए जो फ्रिक्शन दे रहा है, उसके बिना भी नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हें पता गाड़ी चलाने के लिए आपको फ्यूल भी चाहिए, इट मींस आपको एनर्जी चाहिए। तो फ्यूल तो उसके पास ही होता है ना यार, गाड़ी के अंदर ही डाल दो ना। फ्यूल खत्म हो जाता है, आपको फ्रिक्शन आप थोड़ी चला पाओगे। बिल्कुल। अब क्या है, जैसे हम चल रहे हैं ना, टायर भी तो यही घूमता है ना, यही घूमता है ना, यूं आया ना, स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है। तो आप ऐसे सोचो ना जैसे उसके खूब सारे पाँव है, वो यूं रखते हैं और नेक्स्ट पाँव फिर आगे चलता है। जैसे अपने पास 2 पाँव है तो वो क्या करते हैं, ऐसे कई पाँव है उसके, वो ऐसे रखते जाते, पीछे वाले उठते जाते हैं, आगे वाले आते जाते हैं। ऐसे टायर के बारे में सोच सकते हो। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बस इज 0। अरे यार गाड़ी अगर आगे जा रही है तो फ्रिक्शन भी आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है। अगर फ्रिक्शन ही वर्क कर रहा होता तो फिर फ्यूल डालने की क्या जरूरत है? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर फ्रिक्शन ही वर्क कर रहा होता तो फ्यूल डालने की जरूरत क्या थी? फिर लेकिन जब आप चलाते चलाते क्या करते हो, टायर्स को लॉक कर देते हो ब्रेक मारते टाइम, तब उसके पास कुछ वेलोसिटी, जैसे आप दौड़ते दौड़ते रुकते हो, उस टाइम पे फ्रिक्शन किधर लगता है? जब भी चल के आगे जाते हो, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन। अब आप पे फ्रिक्शन इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर है, अब आपकी एनर्जी डिक्रीज कर दी, तो उस टाइम पे फ्रिक्शन आपके नेगेटिव वर्क कर रहा है, क्योंकि अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहां पे वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जहां फोर्स लग रहा है। अभी भी नहीं बात समझ में? तो मेरे को समझाने का मौका दोगे तो बताऊंगा ना। तो स्लाइडिंग के बारे में पूछ क्यों रहा है, जब मैंने बता ही दिया जहां फोर्स लगा रहा है वहां पे डिस्प्लेसमेंट है, तो भले वो फ्रिक्शन हो, कोई भी हो। अब जैसे मैं तेरे को एक एग्जांपल और देता हूं, लिफ्ट है, तो लिफ्ट में अगर ऊपर जाता है, हायर फ्लोर पे जाता है, तो थक जाता है क्या? क्यों थकना चाहिए यार? जब तू सीढ़ियों से जाता है तब तो तू थक जाता है, और लिफ्ट से जाता है तब तू थकता नहीं, क्यों? आप सुनो, क्योंकि जब आप लिफ्ट में होते हो, आपने दोनों पाँव नीचे जमीन पे, मतलब लिफ्ट में, इधर एनर्जी लग रहा है, इधर नॉर्मल लग रहा है। आप ग्राउंड से देखोगे, आपको लगेगा जहां नॉर्मल लग रहा है वो पॉइंट डिस्प्लेस होकर ऊपर जा रहा है, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो उस केस में नॉर्मल ने पॉजिटिव वर्क किया, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है वो नॉर्मल ने बढ़ाई है। अब लिफ्ट को किसने एनर्जी दी है? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के। तो एक्चुअली वो आप एनर्जी ट्रांसफर ही तो हुई है ना यार, एक मैकेनिज्म है फोर्सेस का जिसके कारण आप में एनर्जी ट्रांसफर हुई है, तो आप नहीं थकते हो, क्योंकि इस टाइम आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसने इंक्रीज की है? नॉर्मल रिएक्शन में, हाँ या ना? और अगर आप सीधे सीधे जाते हो तो बेचारा नॉर्मल वर्क कर नहीं पाता, लेकिन जो एक्सीलरेटर होता है उसके ऊपर आप जाते हो तब आप नहीं थकते हो, क्योंकि उस केस में नॉर्मल वर्क करता है। नहीं है ना बात समझ में? बात समझ में ये नहीं है अच्छी तरह से? हाँ भाई ऑनलाइन समझ में आई बात?
पक्का? इस कॉन्सेप्ट को ये 2-3 एग्जांपल लिख ले, बड़ा खतरनाक समझ, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट तुमने पहले कभी सुना नहीं होगा और शायद सुनोगे भी नहीं, ठीक है? फिर से कह रहा हूँ, 5 kg ब्लॉक, एक ब्लॉक है 5 kg, इंक्लाइन है 60 डिग्री, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 है, ये 10 मीटर है। आपको निकालना है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब कैलकुलेट करना है। देखो नॉर्मली तो लगेगा mg तो लगेगा, इसका ये कंपोनेंट कितना होगा? तो ये 25 हो गया, म्यू इनटू नॉर्मल कितना लगेगा? 25, तो इसमें फ्रिक्शन भी पीछे की तरफ कितना लगेगा? 25। mg का ये कंपोनेंट कितना होगा? 25 √3। अब ध्यान से देखो, वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा? 0। क्यों? बिल्कुल, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है कितना? 25। डिस्प्लेसमेंट ये कितना होगा? 10 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 20 है ना? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? -500 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ जाएगा? 500 √3, वो 850 आएगा, प्लस ही आएगा, क्योंकि देखो mg के दो कंपोनेंट, एक तो ये है और एक ये है ना? तो इसके कारण तो कोई वर्क डन हो नहीं रहा, सिर्फ किसके कारण हो रहा है? इसके कारण ही हो रहा है। तो 25 √3 into 20 कर दो तो 500 √3 आ जाएगा। दूसरा तरीका आगे भी कर सकते हो, mg इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो आप ये भी कर सकते हो, 50 into 20 into cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? तो सेम ही आ रहा है सर। लॉजिक आ गया समझ? लॉजिक आ गया समझ, लिख लो, बहुत बढ़िया। ऐसे एकदम फील से आ गई ना, व्हाट इज वर्क, है ना? आज तुम्हें क्या करना है, घर पे जाके HCV की रीडिंग लगा देनी है चैप्टर की, अब तुम्हें समझ में आने लग जाएगा ठीक है क्या चीज, वरना आपको समझ में ही नहीं आता क्यों कहना क्या चाहता है। अब देखो, अब ऐसे बात तो तुम निकाल लो, कोई फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, कॉस होगा, ठीक है? देखो अब देखो, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क डन कैसे निकालते हैं? तो तुम्हें पता वर्क की डेफिनेशन क्या है? F डॉट dr। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन साइन की क्या आ जाती है हमेशा? तो ये ऐसा है। अब मान लो कोई चीज dr वेक्टर ये हुआ, फिर dr ये हुआ, फिर dr ये हुआ, फिर dr ये हुआ, फिर dr ये हुआ, तो इन सब का सम कर दो तो रिजल्टेंट ये चीज आएगी। तो ये क्या हो गया? नेट डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कांस्टेंट फोर्स का सीधा ही होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना? क्योंकि dr कर दोगे तो ये चीज आएगी। आई बात समझे? तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हमेशा क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बताता हूँ कैसे।
तो सीधा डिस्प्लेसमेंट देखना है, हर मोमेंट पे देखना ही नहीं। ऐसे समझो तुम इसको कि मान लो ये एक लूप है, इसमें एक बीट डाल दी, बीट मतलब मोती डाल दिया, ये यहाँ से हाइट h है, मास m में बीट का है, और इसमें फ्रिक्शन 0, दैट इज म्यू इक्वल टू 0, फ्रिक्शनलेस चीज है। क्या चीज है? फ्रिक्शनलेस चीज। तो मैं बोलूं वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? mg। अब देखो mg इधर लग रहा है, ये बात बताओ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है क्या? डायरेक्शन ही नीचे की तरफ रहेगी, तो ये डिस्प्लेस करके तो इधर से आएगा नहीं, ये इधर होगा, mg इधर लग रहा होगा, फिर इधर होगा, तो आप देखोगे हर मोमेंट पे mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अलग होता जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? अलग अलग होता जाएगा एंगल, तो डिफिकल्ट है सॉल्व करना, लेकिन तुम्हें पता है क्योंकि mg कांस्टेंट चीज है, और ये dr डिस्प्लेसमेंट सारा का सारा सम होने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? h ही आ जाएगा भाई, हाँ है ना? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ जाएगा? चाहे वो इस पास से जाके, या फिर आप इसको ऐसे बना दो, या आप इसको ऐसे करके ऐसे बना दो, हाँ है ना? तो वर्क डन क्या आएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आएगा। सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा? सीधा mg into h, mg नीचे, नेट डिस्प्लेसमेंट नीचे, आपको पाथ का कोई लेना देना नहीं है, तो लिख लो work done by constant force work done by constant force is independent of path. Work done by constant force is independent of path and depends only on initial and final position, and depends only on initial and final position. एक और एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे, ये एग्जांपल तो तुम लिख भी लेना। ये देखो, अगर मैं ये कहता हूँ ये लेंथ है 4 मीटर, ये हाइट है 5 मीटर, एक ब्लॉक है 2 kg का, वो स्लाइड करके यहाँ पहुंचता है ए से बी पे। मैं बोलता हूँ फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये एंगल थीटा है, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो आप एक बार बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कांस्टेंट है, तो आप इधर से इधर आओ तो भी वही वर्क आएगा, आप इधर से पहले इधर चले जाओ और फिर इधर से इधर आ जाओ तो भी वही वर्क आएगा, आप इधर से पहले इधर चले जाओ फिर इधर आ जाओ तो भी वही वर्क आएगा, आप पहले से इधर घूम घाम के फिर जाते आते तो भी वही वर्क आएगा, क्योंकि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सबसे आसान पाथ चूज कर लो ना। अब तुम्हें पता है अगर तुम यहाँ से लेके यहाँ तक आओगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? क्यों? फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट इधर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आओगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? पॉजिटिव। कितना होगा? mg into रेडियस कितनी है? 5, तो कितना आ जाएगा? 20 into 5 कितना आ जाएगा? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ गया? 102। तो जब भी कभी कांस्टेंट फोर्स देखो, देखते ही समझ जाना कि अपनी इच्छा से मोस्ट कन्वीनियंट पाथ चूज कर लो जिसके कारण आप बात कैलकुलेट कर सकते हैं, है? ये कई बार आता है क्वेश्चन स्कूल में भी, शो दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ।
थीटा लिया, mg डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, सिंपल फॉर्मूले से सॉल्व करो तो भी ये आएगा। इस पास से a से c, c से b आ जाओ, a से d, d से b आ जाओ, हर एक के कारण वर्क कैलकुलेट करके दिखाओ क्या जो सारे थ्रू हर पाथ के थ्रू वर्क क्या रहा है सेम, दैट्स व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सर इसपे अगर हम ऐसे भी माना यूज करें तो 3 मीटर है। कौन सा चूज करें? नहीं तो बता क्या चाहता है क्या ग्रेविटेशनल फोर्स हाउस में तो कर सकता भाई, जब भी कोई कांस्टेंट फोर्स हो वर्क डन बाय इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, बात खत्म। आएगा ही तो, ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा, तेरी कैलकुलेशन ही गलत हो सकती है, लॉजिक थोड़ी गलत होगा। ये लॉजिक समझ आ गया? इधर क्या फोर्स लग रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर, mg आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये थीटा निकाल सकते हैं या फाई निकाल सकते हैं, तो cos फाई निकालते हैं। आ गया अभी भी नहीं पास करनी हमेशा यही करना है।